दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रीन स्टील के बारे में। अमूमन आपने सुना होगा कि यूपीएससी में क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। अब इसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि यूपीएससी ने लास्ट ईयर आपके प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा था कैट के बारे में। कैट मींस क्लाइमेट एक्शन टास्क फोर्स। देन इस साल के मेंस की बात करें तो इस साल मेंस में भी यूपीएससी ने आपसे COP3 यानी क्योटो प्रोटोकॉल और उसके बाद के मैकेनिज्म के बारे में पूछा है। लास्ट ईयर मेंस की बात करें तो आपसे COP26 के बारे में पूछा है। तो इन टोटल हमेशा से यूपीएससी का फोकस रहा है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और ये ग्रीन स्टील जो है ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए काम करने वाली एक टेक्नोलॉजी है। तो दैट्स व्हाई आने वाले एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ हमारे DNU प्रोग्राम के बारे में बात करना चाहूंगा, यानी डिकोडिंग एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। ऑल्दो ये बियॉन्ड यूपीएससी भी है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं, जैसे आपको पता होगा कि एनसीईआरटी हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक बेस का काम करती है। तो इट जस्ट नॉट द यूपीएससी थिंग। आप ये समझिए कि यूपीएससी के अलावा भी आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसके लिए ये डीएनयू प्रोग्राम आपका पर्याप्त है। यहां पर आपको कोर के ऊपर वर्क किया जाएगा, यानी कि आपके फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग किया जाएगा कि आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करें या स्टेट सर्विसेज की, आपके लिए वो बुक फिर से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उन वीडियोस को देखिए, आप लाइव लेक्चर अटेंड कीजिए, आप नोट्स पढ़िए और आपके लिए वो पर्याप्त रहेगा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ग्रीन स्टील क्या है। ग्रीन स्टील का मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करेंगे। यानी जब हम स्टील बनाते हैं तो उस समय हम कोल को बर्न करते हैं। अब कोल को जब बर्न करते हैं तो इससे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत सी प्रॉब्लम है। कोल की बर्निंग से पहली बात तो पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन को हम कम करना चाहते हैं, प्लस क्लाइमेट चेंज को रोकना भी हमारी प्रायोरिटी में है। तो इसके लिए ग्रीन स्टील को प्रमोट किया जा रहा है, जहां पर कोल की जगह हम कई और सोर्सेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब कैसे? आपको पता होगा कि मेजॉरिटी इंडिया में जो स्टील प्रोडक्शन है वो कोल बेस्ड है। अब उसको इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड करना चाहते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड अगर हम कर भी दें तो अभी भी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 2/3 एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं दैट इज ओनली फ्रॉम कोल। तो इस वजह से गवर्नमेंट का अभी फोकस यह है कि हम कैसे कोल की जगह बाकी चीजों के ऊपर फोकस करें। जैसे आप यहां पर एक एग्जांपल लीजिए, स्टील को जनरेट करने के लिए आयरन और कार्बन की इस्तेमाल होता है, मतलब वो कोकिंग कोल है, वो तो आपका यूज होगा ही, लेकिन क्या बाकी जगह पर हम कार्बन के यूज को कम कर सकते हैं? इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कैसे? देखिए, अगर आप हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करें तो 3 तरह के आपकी हाइड्रोजन होती है। वैसे तो 4 भी कह सकते हो, बट स्टिल हम 3 के ऊपर फोकस करते हैं। एक होती है ब्लू हाइड्रोजन, एक होती है ग्रीन हाइड्रोजन, एक होती है ग्रे हाइड्रोजन। वैसे इसके अलावा एक ब्लैक हाइड्रोजन भी होती है, चलो इसके बारे में भी मैं आपको बता ही दूंगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक हाइड्रोजन, तो यहां पर आप कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको? हाइड्रोजन को। अब कैसे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको समझाने के लिए एक बारी मैं इस बोर्ड को इरेज कर लेता हूं। यहां पर आप समझिए कि मान लीजिए ये आपका वाटर है। वाटर के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी को दौड़ाते हैं यानी करंट देते हैं, इससे आपका हाइड्रोजन और वाटर अलग हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन अलग हो जाता है, और यहां से हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। बट जब इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए आप कोल का इस्तेमाल करेंगे और उस धुएं को आप एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो इसे कहा जाता है ब्लैक हाइड्रोजन। अब ग्रे हाइड्रोजन क्या है? यहां पर आप कोल की जगह एलपीजी का इस्तेमाल करें और कुछ हद तक, मतलब ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं कहूंगा, बट कुछ हद तक आप कंट्रोल करते हैं पोल्यूशन के एमिशन को। तो दैट इज कहीं ना कहीं आपका ग्रे हाइड्रोजन की कैटेगरी में आ जाता है। देन व्हाट इज ब्लू हाइड्रोजन? ब्लू हाइड्रोजन मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। सेम वाटर को ही हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी ही यूज हो रही है हमारी, बट इलेक्ट्रिसिटी एलपीजी से जनरेट कर रहे हैं हम, और साथ के साथ जितना भी एटमॉस्फेयर में एमिशन है उसे हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर रहे हैं। यानी कि यहां पर स्टोरेज फैसिलिटी है जिसे आप कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन कहते हैं, और इसको हम स्टोर करके किसी भी जैसे आपकी माइनिंग एरिया में छुपा के रख देते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करेगा। और अगर ये एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करेगा तो आपका क्लाइमेट चेंज नहीं होगा। तो यहां पर इस तरह से आप क्या जनरेट कर रहे हो? हाइड्रोजन। एंड देन
इस हाइड्रोजन को आप यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड ऑल में, तो यहां से एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्लीन हो, लेकिन इसमें पोल्यूशन अभी भी था। अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए हम वाटर ही ले रहे हैं, बट इस बार जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर रहे हैं जैसे सोलर पावर प्लांट से। अब यहां पर तो कार्बन एमिशन है नहीं, तो कोई हमारे को चिंता करने की बात नहीं है। और इस कार्बन एमिशन को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी आपका हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, यानी H2 जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, तो दैट इज ये आपकी क्या हो जाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ब्लू, ग्रीन, ग्रे एंड ब्लैक में आपको फर्क समझ में आया। अब जब आप हाइड्रोजन सेल जनरेट कर लेते हैं या हाइड्रोजन जनरेट कर लेते हैं और इसके इस्तेमाल से आप कहीं ना कहीं अपनी स्टील जनरेशन कर रहे हैं, तो यहां पर आपकी ग्रीन हाइड्रोजन के यूज से जो स्टील बनेगी वो ग्रीन स्टील होगी, बिकॉज उसमें एमिशन लेवल कम रहेंगे। अब यहां एक और चीज भी हो सकती है, आप डायरेक्ट सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक फर्नेस के थ्रू आप स्टील जनरेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। बट इन टोटल एम हमारा यह रहेगा कि कैसे हम स्टील प्रोडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जीरो कर सकें। अब अगर हम इस चीज को अचीव कर पाते हैं तो इसे कहा जाता है ग्रीन स्टील। बट ऐसा हमें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूरोप में एक नया टैक्स आने वाला है जिसे हम कार्बन टैक्स भी कह देते हैं, ग्रीन टैक्स भी बोल देते हैं। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमारा फोकस ये है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का फोकस ये है कि मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को अमिट करता है तो इन दैट केस इसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। उदाहरण के तौर पे इंडिया में स्टील जनरेट होता है। अब स्टील मान लीजिए यूरोपियन कंट्री से ये सस्ता है। अब सस्ता होने के पीछे कारण क्या है कि इंडिया में जो इन्वायरमेंटल नॉर्म्स हैं वो काफी रिलैक्स्ड हैं और उन्हें फुलफिल करने में इतनी टेंशन नहीं होती कंपनीज को, जिसकी वजह से इजीली वो इंडिया में चीप क्वालिटी का स्टील प्रोड्यूस कर लेते हैं, मतलब सस्ते दरों पे। अब होता क्या है कि इन प्रोडक्ट से एक्चुअल में यूरोप में तो पोल्यूशन नहीं हो रहा, बट यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं कहीं ना कहीं तो क्लाइमेट चेंज आ रहा है और हम इन टोटल क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं। तो यहां पर एडिशनल टैक्स लगा दिया जाएगा इनके ऊपर, सो दैट ये अनकॉम्पिटिटिव हो जाए। अब अगर ये अनकॉम्पिटिटिव हो गए तो इसकी वजह से जो उनकी लोकल वैरायटी है इसको ये प्रमोट कर पाएंगे। अब वैसे इनका लोकल वैरायटी को प्रमोट करने का कोई विचार नहीं है, बट क्योंकि ये इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं, सजोना चाहते हैं, तो इस वजह से यहां पर ये इस चीज के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। अब अगर मान लीजिए इंडिया को स्टिल अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करना है तो नाउ वी हैव टू डू दी R&Ds, जिससे हम ग्रीन स्टील के ऊपर फोकस कर सके। और इस ग्रीन स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, एंड अदर वन इज सोलर एनर्जी। और इसमें हमारे को कोशिश करनी होगी कि इंडिया में जितनी भी, जहां भी आप आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल देखते हैं, यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज देखते हैं, वहां पर हम कैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस को प्लेस कर सके, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए इन टोटल। आई होप आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आया हो कि ग्रीन स्टील है क्या, और ये लेक्चर आपके लिए काफी अच्छा रहा हो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।